नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडली, हमारा खास पॉलिटिकल शो जहां पर हम बात करते हैं राजनेताओं से लेकर सीटों से लेकर समीकरणों तक की। और आज बात होगी उन यादव वोटर्स की जो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी भी होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा वोट बैंक भी। प्रदेश के सियासी इतिहास पर अगर गौर करें तो यादव वोट बैंक पहले कांग्रेस और फिर जनसंघ के साथ रहा है, फिर चौधरी चरण सिंह के साथ ये गोलबंद हुआ। इनके बाद मुलायम सिंह यादव का आधार ये वोट बैंक बन गए। सियासी अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए हर जिले में अपने आधार वोट बैंक का एक बड़ा नेता तैयार किया। आधार वोट बैंक को सहेजने के साथ ही उन्होंने अन्य प्रयोग भी शुरू किए। पहले मुस्लिमों को जोड़ा, समाजवादी पार्टी ने MY फैक्टर के साथ गठजोड़ किया, यानी मुस्लिम और यादव। मुलायम यही नहीं रुके, उन्होंने अन्य पिछड़ी जातियों की भी गोलबंदी करनी शुरू की, पर सामान्य वर्ग के नेताओं की अनदेखी नहीं होने दी। इस रणनीति के जरिए वो किसी न किसी रूप में या तो सत्ता में बने रहे या मजबूत विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते नजर आए। साल 2001 की सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछड़े वर्ग के बीच यादव आबादी तकरीबन 19.40% है। इनकी एकजुटता सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए मजबूत जमीन जैसी है, पर चुनावी नतीजे खुद ब खुद ये बता देते हैं कि अब हालात थोड़े बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले दिनों के अगर चुनाव देखें तो विधानसभा चुनाव के बाद 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन होता है और बीजेपी ने यादव वोट बैंक को साधने और पैठ बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से नवाज दिया। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव 3 दौरे कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये वो वोट बैंक है, ये वो यादव वोटर हैं जिन पर सभी पार्टियों का बखूबी फोकस होता है। आगे बढ़े तो इन दौरों के दौरान मोहन यादव ने खुद को आजमगढ़ का निवासी बताया। यही नहीं, सुल्तानपुर में ससुराल होना भी बताया। तीसरी बार 4 मार्च को अयोध्या आए तो सैफई परिवार ने पूरे यादव समाज का शोषण किया है, ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े। ये सब अनायास ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे सियासी मकसद है, मायने हैं। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि यादव वोट बैंक को तोड़कर वो 50% से अधिक वोट का लक्ष्य हासिल कर सकती है। यही वजह है कि येन केन प्रकारेण इस वोट बैंक को भगवा खेमे में लाने की कोशिश तेज है। दूसरी तरफ यादव बिरादरी अब सपा के खूंटे से बंधी रहना भी नहीं चाहती। इसकी झलक भी दिखती है। फर्रुखाबाद जिले का मोहम्मदाबाद क्षेत्र यादवों का गढ़ है। 2 पीढ़ी से सपा की राजनीति करने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव अब बीजेपी का हिस्सा है। इसी क्षेत्र के कारोबारी राजेश यादव कहते हैं कि नेताजी का हम सब पर एहसान था, अब वो नहीं रहे। हमें जहां फायदा दिखेगा हम वहां जाएंगे। कुछ ऐसी ही बातें कन्नौज निवासी CP यादव भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हम हमेशा सपा का झंडा उठाते रहे हैं, लेकिन अब विचार बदल रहा है। विचार बदलने की बात करने वाले सिर्फ मध्य यूपी में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। यादव बहुल जौनपुर के मलहनी अगर विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो वहां के लोग भी यही बात कहते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि विचार बदलने वाले आखिर किस राह पर निकलेंगे। अखिल भारतीय यादव महासभा कई दशक से मुलायम सिंह यादव के साथ रही है, पर इनके निधन के बाद इसमें 2 अलग अलग धाराएं दिखाई पड़ती हैं। इसका एक वर्ग सपा के साथ है तो दूसरा बीजेपी के। पिछले दिनों महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सदस्य रहे उदय प्रताप सिंह अब बुजुर्ग हो चले हैं। फरवरी में यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अहिर रेजिमेंट की मांग का समर्थन कर दिया है। वो समर्थन कई दिनों से मांग रहे हैं। यादव महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सिंह यादव जौनपुर से बसपा के सांसद हैं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि वो कांग्रेस के साथ हैं। यादव बहुल प्रमुख लोकसभा सीटें अगर देखी जाए, एक संक्षेप में फौरी तौर पर अगर नजर डालें तो 12 जिलों में यादवों की आबादी लगभग 20% की होती है। 20% से अधिक की ही मानी जाती है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये सब वो सीटें हैं जहां पर यादव मतदाताओं का, वोटर्स का दबदबा होता है। 10 जिलों में लगभग 15% आबादी है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की एक चुनावी अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% यादवों ने सपा को वोट दिया।
लोक नीति CSDS की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में 60% यादवों ने सपा बसपा को और 23% ने बीजेपी को दिया था। 5% के आसपास का वोट कांग्रेस की तरफ गया था। इस बार बीजेपी करीब 30 से 35% यादवों का वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाकर काम कर रही है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा। प्रदेश की सियासत में यादव समाज से पहली बार रघुवीर सिंह यादव आगरा पूर्वी सीट से कांग्रेस के टिकट पर 1952 में सांसद चुने गए थे। 1957 वो साल था जब बाराबंकी से रामसेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी से सांसद बने। फिर राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता निकले। 1967 में यूपी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव कैबिनेट में दिखाई पड़े। 1977 में राम नरेश यादव प्रदेश के पहले यादव मुख्यमंत्री बनकर उभरे। मंडल आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह उभरे और 1989 में जनता दल से वो मुख्यमंत्री बने। यादव वोटों के दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव 1 बार। अब स्थिति ये है कि मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव, पूर्व सांसद सुखराम सिंह यादव, पूर्व देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व सभापति रमेश यादव, पूर्व विधायक हरिओम यादव बीजेपी में, पूर्व सांसद DP यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं। इस तरीके की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है ये वो बताती है कि अब खुद यादव भी एक पार्टी के साथ बंधे रहना नहीं चाहते और इसका इम्पैक्ट तब बहुत ज्यादा दिखा जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है। ये जो यादव वोटर्स हैं ये पूरी तरह से एक तरीके से कह लीजिए कि माइंडसेट के साथ अब चेंज हो गए। महासचिव अखिल भारतीय यादव सभा के प्रमोद चौधरी कहते हैं कि सपा के नेतृत्व को समझना होगा कि उसका आधार यादव वोट बैंक है और ये अगर खिसका तो अन्य जातियों का झुकाव कम होगा। यादव वोट बैंक की गोलबंदी के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हुए। ऐसे में इस वोट बैंक के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये बयान हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक बहुत बड़ा धड़ा, एक बहुत बड़ा जो यादव समाज का एक ग्रुप है वो पूरी तरह से सपा से उसका मोह भंग होता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ अधिवक्ता हाईकोर्ट के महेंद्र सिंह यादव कहते हैं। जब हमने आम लोगों से चर्चा की और उन बुद्धिजीवियों से बातचीत की कि दरअसल इसका मायने कैसे निकाला जाए कि यादव वोटर्स अचानक से छिटकते दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें इन तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, जिसमें कि सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव दिल खोलकर सम्मान देते थे। यही वजह थी कि यादव मतदाता उनके साथ होते थे। बदली परिस्थितियों में सपा अब न यादवों के हक की बात करती है, न अधिकार की और न ही सम्मान की। लंबे समय से सत्ता से दूर रहने की वजह से यादवों में भी बेचैनी है। ऐसे में यादव वोट बैंक नया ठौर तलाश रहा है। ये सारी बातें सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये यादव समाज की है। अगर आप देखा जाए तो ये वो यादव समाज हैं जो पूरी तरह से कोर वोट बैंक बनते रहे हैं सरकार बनाने में या बिगाड़ने में। अब एक बार फिर से बीजेपी ने एक बड़ा दाव यादव वोट बैंक पर खेला है और सब इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मुलायम सिंह यादव के लिए पद्म विभूषण सम्मान का ऐलान हुआ था। मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्य में बनाया गया था। यह सारी तैयारियां उस समय से ही शुरू हो गई थी। यादव वोटर्स हमेशा से उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण रहे। अगर आप देखें तो मिशन 80 की तैयारी के साथ यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन 80 की तैयारी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है और वो इस लगभग 20% से ज्यादा वोट बैंक को अपने साथ साधने की कोशिश में है। शायद इसलिए एक के बाद एक बड़े बड़े दाव बीजेपी की तरफ से यादव वोटर्स के लिए, यादव वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हाल ही में आपने देखे। अब समाजवादी पार्टी को यह सोचना होगा कि उनके कोर वोटर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से क्यों छिटकते जा रहे हैं, क्यों उन्हें काम करने की जरूरत है। बहरहाल यादव वोट बैंक निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी रहे हैं और निर्णायक भूमिका हमेशा से निभाते रहे हैं। शायद इसलिए बीजेपी ने इस नफ्स को पकड़ा है और अपने मिशन के साथ उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।